मार्केट अपडेट की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हम ये बात करके गए थे कि यहाँ से एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, यानी ये जो बॉटम बन गई थी यहाँ से एक नए ट्रेंड शुरू होने की संभावना हमको दिख रही थी। और क्या सिनेरियो चल रहा था, ये ए वेव थी, ये बी थी और ये सी वेव थी। और यहाँ से एक हमने बाउंस देखा था जो कि हमें यहाँ से लग रहा है कि ये वेव 1 है और ये 2 है। और आज हमने, जैसा कल हमने एनालिसिस में देखा था कि यहाँ से तेज़ी से ऊपर की तरफ जाना चाहिए और वेव 1 के टॉप को काट देना चाहिए, तो प्राइस ने आज ऐसा ही किया और इसके टॉप को काट दिया है तेज़ी से। तो ये वेव 3 की शुरुआत हो सकती है। अभी क्या है, जो हम स्टॉक्स में एवरेज कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे करना शुरू कर सकते हैं, वो एक डिफरेंट मैटर हो जाता है, क्योंकि हर एक स्टॉक का जो स्ट्रक्चर होता है वो भले ही निफ्टी से थोड़ा मिलता जुलता रहता है, पर फिर भी कई स्टॉक्स उससे काफ़ी अलग भी हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमको देख के, अगर किसी स्टॉक में पर्टिकुलर में अगर सपोर्ट बनता हुआ हमें यदि दिख रहा है तो ही उसके अंदर एवरेज करना चाहिए, वरना रुकना चाहिए। यदि स्टॉक ये सजेस्ट कर रहा है, कोई भी स्टॉक अगर हम देखते हैं, जैसे हमने 5-6 स्टॉक्स अपने देखे हैं और उन सब में यदि हमको ये दिखता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है, तो वहाँ पे हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा हो सकता है कि इंडेक्स ही वापस नीचे आ जाए। तो ये वाला जो रिस्क है वो हमेशा बना रहता है। तो अब हमें इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने के लिए अब हमें ऐसा क्या इसमें देखना चाहिए कि हम आगे इसको प्रोसीड कर पाएँ। तो आगे प्रोसीड करने के लिए अब अभी ये मान के चल रहे हैं कि ये जो गैप अप जो हुआ है यहाँ पे, ये वाला जो हुआ है हिस्सा, ये 3 जो है वेव स्टार्ट हो गई है। अब जो भी इम्पल्स 3 वेव होगी उसके अंदर भी थर्ड जो वेव होगी उसके अंदर भी आपकी 5 वेव्स ऐसे ही आपको दिखाई देंगी। तो मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि ये 3 का 1 है, तो ये 3 का 1 ऐसे है, 3 का 2 ऐसे बनेगा, 3 का 3 ऐसे, फिर 3 का 4 ऐसे और 3 का 5 ऐसे। उसके बाद फिर यहाँ से एक छोटी सी एक जो है रिट्रेसमेंट जो हम कह सकते हैं, यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट होगी। उसके बाद फिर यहाँ से एक जो है फिफ्थ वेव यहाँ से आएगी, तब जाके ये एक ट्रेंड आगे की तरफ मैच्योर होता हुआ हमको दिखाई देगा। तो फिलहाल के लिए अभी हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ से एक छोटी रिट्रेसमेंट आनी बाकी है। आज जो हमने ट्रेंड देखा था वो नॉन स्टॉप बिना रुके चलता ही जा रहा था, पर आखिरी के टाइम पे हमने कुछ डाइवर्जेंस देखे थे। तो ये जो मूव है, आज का जो मूव है, इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में एक बार देखते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें पिक्चर और क्लियर होगी। तो ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इसके अंदर हम वही देख रहे थे कि यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ से एक ट्रेंड जो शुरू हो गया था। उसके बाद हमने ए बी सी ये वाली करेक्शन भी देख ली थी। यहाँ पे ये वेव 1 कंप्लीट मान रहे थे और यहाँ पे वेव 2। इसके बाद ये 3 का हम 1 मान रहे हैं। यहाँ पे ये जो तेज़ी से ऊपर की तरफ जो मूव आया है, इसको 3 का हम 1 मान रहे हैं। और इसके बाद यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ तो जा रहा है, पर यहाँ पे हम RSI में देखेंगे तो प्राइस जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे जो RSI है, तो इसको हम एक डाइवर्जेंस वाला केस बोलेंगे। हमने ये देखा था कि जब प्राइस नीचे की तरफ आता है और डाइवर्जेंस हमको उस टाइम पे दिखाई देते हैं, तो प्राइस एकदम से ऊपर की तरफ चला जाता है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होने की संभावना है। हो सकता है प्राइस यहाँ से थोड़ा बहुत और ऊपर भी चला जाए, पर फिर यहाँ से उस जगह तक वापस आता है जहाँ से हमें डाइवर्जेंस देखने को मिले थे। तो लगभग इस पॉइंट के आसपास से डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे हैं, यानी प्राइस जो है वो घूम के लगभग इस एरिया तक वापस आ सकता है, इस तरह से तेज़ी से वापस आ सकता है। तो इसको हम वेव 2 यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। और वेव 2 कौन सा है, ये जो बड़ा वेव 3 जो बन रहा है, 3 का 2 यहाँ पे बनने की संभावना है। इसके बाद 3 का 3 आगे प्रोसीड होगा। तो अब यहाँ से हमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन स्टॉक्स में शुरू कर देनी है, यदि हमें यही सिनेरियो होते हुए दिखाई देता है। तो मैक्सिमम जो यहाँ पे गिरने की जो लिमिट है वो 17,120 या 17,080 के आसपास का ये जो बैंड है आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको हम मोटा मोटा एक बैंड मान सकते हैं। इसमें यदि आके रिट्रेसमेंट करके अगर ऊपर की तरफ जाने लगता है तो कंफर्मेशन आ ही जाएगी पूरी। अभी के लिए एक कॉशन पॉइंट यहाँ पर हमें एक चीज़ के लिए हमें सावधान रहना चाहिए, वो ये है कि जो ABC वाली करेक्शन थी, तो यहाँ पे ये ए था, ये बी था, ये सी था, ऐसा अभी हम मान रहे हैं। तो इसमें ये जो एरिया है यहाँ पे बी वाला, यानी ये वाली जो पट्टी है, यदि प्राइस ड्रॉप होता हुआ यहाँ पर आ जाता है, यानी कि एक मैं मोटा मोटा मान लूँ तो यहाँ पे एक 17,000 का जो लेवल है और उससे 50 पॉइंट नीचे तक का, इस बैंड में यदि या इसके नीचे यदि प्राइस जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ से एक चीज़ ये कन्फर्म हो जाएगी कि ये 3 का 1 है ही नहीं, और ये जो था एक फोर्थ वेव था। क्योंकि हम ये अभी मान रहे थे ना कि जब फिफ्थ वेव ऊपर कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद हम यहाँ से मान रहे थे कि ये ए बी सी है, सी यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद यहाँ से 1 2 और फिर ये 3 का 1 यहाँ से शुरू हुआ है करके हम यहाँ पे हैं कहीं। तो अब होगा क्या कि ये फोर्थ वेव बन जाएगी और यहाँ से ये जो फिफ्थ वेव जो
अपना बॉटम काट के नीचे जाने की बात हो रही थी, ये वाला सिनेरियो अभी भी कैंसिल तो पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो वो सिनेरियो भी आ सकता है। पर उसके लिए हमें अब जो अपना स्टॉप लॉस का जो लेवल है इंडेक्स में यदि कोई काम करते हैं तो उनके लिए वो है 17,000 का जो लेवल है, ये बिल्कुल क्रिटिकल लेवल है 17,000, और उसके नीचे जो 50 पॉइंट का जो गैप है लगभग इतने पॉइंट में, यदि इसके भी नीचे अगर प्राइस जाने की कोशिश करता है तो फिर हम जो है इस बॉटम को भी काट के इसके भी नीचे जाएंगे। जो इससे पिछले वाला चार्ट था सेम वही वाला चार्ट मैंने फिर से खोल दिया है, इसमें ये देखेंगे, ये देखिए ये ए था, ये बी था, ये सी था। अब हो क्या रहा है, ये जो बाउंस है यदि ये अगला ट्रेंड नहीं हुआ तो ये फोर्थ वेव बन जाएगा और यहाँ से ये नीचे की तरफ जाएगा, और कितना नीचे जाएगा, जितना ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वेव 1 था। और यूजुअली जब थर्ड वेव जो सबसे बड़ी अगर हमको दिखाई देती है तो वेव 5 जो होती है वो वेव 1 के इक्वल हो जाती है। तो ये इसकी जो हाइट है ये मैंने बॉक्स में बंद करके रखा है, सेम उतने ही साइज़ का बॉक्स मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया हुआ है। तो इस बॉक्स के अंदर यानी ये वाली जो लिमिट है जो कि 16,600 के आसपास आ रही है, यहाँ तक ये जो है फिफ्थ वेव नीचे की तरफ जा सकती है। और अगर ऐसा होते हुए दिखाई देता है तो हमारा ये सारा अजम्पशन गलत हो जाएगा कि यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट हुई है और यहाँ पे फोर्थ कंप्लीट हुई है। उसकी जगह पे हो जाएगा थर्ड यहीं पे कंप्लीट हुई है और फोर्थ यहाँ पे कंप्लीट हुई है, और यहाँ से फिर फिफ्थ वेव की तरफ हम ऊपर प्रोसीड करेंगे। तो यही दो सिनेरियो हैं जो मैं पिछले 3 दिनों से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके लिए अभी जो हमारे पास क्रिटिकल लेवल है वो ये 17,000 का है, जो मैंने अभी आपको छोटे टाइम फ्रेम पर समझाया था। यदि ये 17,000 के नीचे यहाँ पे आने लगता है तो फिर हम ये मान लेंगे कि ये 16,600 या 16,500 का जो लेवल है लगभग वहाँ तक ये नीचे तेज़ी से आ सकता है, और ये आखिरी मूव होगी। उसके बाद फिर कोई करेक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी, मतलब इतने रिसेंट में हमें देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे प्रोसीड होगा हम उसके हिसाब से देखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक लर्निंग और हमें ये सीखने को मिलती है कि जब भी इलियट वेव चाहे ऊपर की तरफ जा रही हो 5 स्टेप में, चाहे नीचे की तरफ जा रही हो, यदि थर्ड वेव सबसे बड़ी होती है तो जो फर्स्ट वेव होती है और फिफ्थ वेव होती है वो लगभग इक्वल ही बनते हैं। तो हम इसके जो लेंथ है उससे ये पता लगा सकते हैं कि फिफ्थ वेव कितनी बड़ी बनने वाली है। अभी मैंने USD INR का चार्ट खोला हुआ है, इसमें देख लेते हैं एक बार रुपी कितना डेप्रिशिएट और हो सकता है। यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे खिसकता हुआ 81 के लेवल के आसपास तक आ चुका है, बल्कि 81.46 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। और यहाँ से अभी आगे की क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक हमें यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे एक छोटा सा एक वेव बन रहा है जो कि 5 वेव्स की फॉर्म में बन सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 1 2 यहाँ पे 3 है और ये 4 बन रहा है, तो ये जो 5 है यहाँ पे 82.5 के लगभग तक जा सकता है। और मैं इस कंक्लूजन पे कैसे पहुँचा, थर्ड वेव सबसे बड़ी है तो ये वाली वेव जितनी बड़ी होगी लगभग उतनी यहाँ पे ये फिफ्थ वेव बनेगी। तो उसके हिसाब से लगभग जो पॉइंट आ रहा है वो 82.5 के आसपास तक आ रहा है। तो यहाँ तक आने के बाद यहाँ से फिर तेज़ी से जो है रुपया मजबूत हो सकता है। तो सबसे पहले तो फिफ्थ वेव पूरी रिट्रेस होगी, क्योंकि रूल तो ये कहता है कि जब भी इलियट वेव की 5 वेव जो बनती हैं तो ये जो फिफ्थ वेव होती है ये वाली पूरी की पूरी रिट्रेस होनी जरूरी होती है। यदि ये पूरी रिट्रेस नहीं हुई है इसका मतलब हमने काउंटिंग ही गलत कर दी है। तो ये पहले पूरी रिट्रेस होती है, उसके बाद फिर एक बाउंस आता है, उसके बाद फिर ये और नीचे की तरफ आना शुरू करता है। तो यहाँ से भी हमें सबसे पहले तो ये 81 के लेवल देखने को मिलेंगे, फिर ये बाउंस लेगा। यदि ये पूरे वेव को ही ये वाले को रिट्रेस कर देता है तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि ये जो पूरी वेव थी ये पूरी फिफ्थ वेव थी। तो यहाँ से ये एक बार और बाउंस लेगा बी वेव बनाने के लिए, और फिर ये नीचे यहाँ तक आ सकता है। हो सकता है 77 के लेवल तक भी यहाँ पे ये वापस आ जाए। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो इसमें देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि ये धीरे धीरे स्ट्रांग होना शुरू कर सकते हैं। अब देख के तो यही लगता है कि हम लगातार जब से ये वार वाला सिचुएशन हुआ था, यानी ये अक्टूबर 2021 की मैं यदि बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है रुपया काफ़ी डेप्रिशिएट हुआ है। पर क्या हम इतनी बुरी स्थिति में हैं, तो इसको जानने के लिए हमें एक कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी। हमें बाकी देश के जितनी भी करेंसीज हैं उनको आपस में कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि हमारी स्थिति कहाँ पर है, क्या हम सबसे बुरा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसको जानने के लिए वो कंपैरेटिव चार्ट जो है वो मैंने आपके लिए बनाया है, उसको देख लेते हैं। ये देखिए ये वाला जो चार्ट है इसके अंदर जितने भी ये करेंसीज मेजर करेंसीज मेरे को दिख रही थी उसके हिसाब से मैंने उसको एक ही टाइम फ्रेम के अंदर एक ही स्केल के ऊपर प्लॉट किया। अगस्त के आसपास से जितना भी यहाँ पे डेप्रिसिएशन देखने को मिला है वो सब हम यहाँ पे एक ही चार्ट के अंदर देख सकते हैं। तो सबसे ऊपर जो है हमें ये दिख रहा है पाकिस्तान का जो है वो USD के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा डिप्रिशिएट हुआ है, यानी वहाँ पे महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ी है। कितनी बढ़ गई है, लगभग 40% बढ़ गई है। यानी यदि वहाँ पे कोई जाके प्रॉपर्टी खरीदना चाहे 1 करोड़ की, तो जो पहले 1 करोड़ की मिलती थी अभी 1 साल के अंदर उसकी प्राइस 1 करोड़ 40 लाख के लगभग पहुँच गई होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। उसके बाद जापान का देखते हैं, जापान में भी जो येल्लो कलर वाला है ये 30% यहाँ पे हमको इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है।
इसके बाद अगर हम जीबीपी यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की बात करेंगे तो यहाँ पे 20%, और उसके नीचे जो रेड कलर में है वो यूरो है। ये दोनों लगभग आसपास ही हैं, जो कि लगभग 20% के आसपास डेप्रिशिएट हुए हैं। इंडिया की बात करेंगे तो ब्लू वाली लाइन है तो उसमें, और जो हमारे साथ में ग्रीन वाली लाइन है, ये दोनों चाइना है जो कि लगभग 9% के आसपास डेप्रिशिएट हुए हैं, जो कि अगर इनके कंपैरिजन में देखा जाए तो काफ़ी सही स्थिति में अभी इंडिया की करेंसी है। और उसके बाद जो सबसे सही अभी तक का जो हमको देखने को मिला है वो ब्राज़ील की करेंसी है, जो कि डेप्रिशिएट होने की जगह बल्कि स्ट्रॉन्ग और हो गई है, उन वहाँ की करेंसी मजबूत हुई है। ऐसी रूबल का भी है, अभी इस चार्ट में तो नहीं है, पर वो सबसे पहले तो डेप्रिशिएट हुआ था, पर अभी यूएसडी के कंपैरिजन में अच्छा प्रदर्शन वो कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं उसमें से इतना पैसा बाहर नहीं निकला है, इसी वजह से ये अभी भी मजबूत बने हुए हैं। जबकि जो पहले से ही विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ से पैसा ज़्यादा निकला है। और पाकिस्तान में तो क्या है कि वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स भी ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलते हैं, और वहाँ की जो इकॉनमी है वो थोड़ा एग्रीकल्चर बेस्ड है, और वहाँ पे भी कई सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ रही हैं, जिस वजह से वहाँ की करेंसी भी काफ़ी ज़्यादा डेप्रिशिएट हुई है। उसके अलावा यदि हम बाकी जापान और ये ग्रेट ब्रिटेन और ये आपका यूरो की बात करेंगे, जो कि पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ का है, वहाँ पे भी हमें इन्फ्लेशन अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिया के कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही है। तो उस हिसाब से यदि कंपैरेटिव एनालिसिस यदि हम देखें तो इंडिया की करेंसी अभी काफ़ी अच्छी स्थिति में हमको दिख रही है, और यहाँ पे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये तो काफ़ी नॉर्मल सा है। और वो भी ये तब हुई है वाली कंडीशन जब अक्टूबर के बाद हमें वो वार वाली सिचुएशन देखने को मिली थी, तब भी हमें ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो सून और लेटर हमें इसमें मजबूती देखने को मिलेगी, और हमारी महंगाई का जो दर है वो भी कम होगा, क्योंकि इसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन भी लिए जा रहे हैं, और गवर्नमेंट और बाकी देश के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक स्टॉक चर्चा में था मैक्स वेंचर के नाम से। ये स्टॉक हमने काफ़ी दिनों पहले अपने प्रीमियम ग्रुप पर डिस्कशन किया था इसका, और इसमें ये हमने अनुमान लगाया था कि इसका जो प्राइस है वो लगभग 180-200 की रेंज के आसपास तक जा सकता है 2 महीने के अंदर। जिस समय हमने एनालिसिस की थी उसके बाद ये स्टॉक जो है 1-1.5 महीने तक नहीं चला था, पर हमारा तो पर्पस ये थोड़ा रहता है कि हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना विजन बनाते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने आपके लिए मंथली चार्ट पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इस कंक्लूजन पे कैसे पहुँचे हैं कि ये स्टॉक अभी भी और ऊपर जा सकता है। हालांकि हमारे पास जो होल्डिंग है वो 108 के आसपास से ही हमारे पास रखा हुआ है, पर अभी देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। तो यहाँ से जब प्राइस ऊपर की तरफ उठा था, ये 2018 की बात थी, उसके बाद ये कम्प्लीटली रिट्रेस कर गया था, यानी कि यहाँ से इसमें कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट इसमें आया नहीं। और जब भी हम ईलेट वेव की एनालिसिस करते हैं तो जब भी बड़े टाइम फ्रेम में करते हैं तो सबसे बड़ा जो टाइम फ्रेम होता है, जैसे इसमें मैंने मंथली टाइम फ्रेम लिया है, इसमें जो सबसे बॉटम वाली जगह होती है वहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इस जगह से हम लोग काउंटिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ से हमें सबसे पहले एक तेज़ी से एक ये वाला मूव दिखाई दे रहा है, इसको हम वेव 1 बोलेंगे, और यहाँ से ये जो रिट्रेसमेंट आई थी जिसको होने में करीब करीब 1 साल का समय लगा, तो ये हो गया आपका वेव 2। यहाँ पे वेव 2 बन गई है। यहाँ से तेज़ी से जो ऊपर प्राइस जा रहा है उसका जो बिहेवियर है उसको देख के लग रहा है कि यहाँ से ये वेव 3 शुरू हो चुकी है। वेव 3 कहाँ तक जाएगी इसको जानने का सबसे आसान तरीका है, आपको वेव 1 की लेंथ पता करनी पड़ेगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भी आपका प्राइस का लेंथ है उसको आप पता कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 20 रुपये से शुरू हुआ था, और ये जो वेव 1 है वो कहाँ तक गया था, लगभग आप ये मान लीजिए 150 तक गया था। तो 150 और ये जो 20 है डिफरेंस आ गया 130 का, यानी 130 तो वेव 1 की लेंथ हो गई। उसके बाद जो वेव 2 है जहाँ पे ख़त्म हुई है वहाँ से इस लेंथ को आगे बढ़ा दीजिए, यानी कि 85 यहाँ का प्राइस है वेव 2 का, तो 85 और प्लस 130 जो भी फिगर आपका निकल के आएगा वो ये है 217 के आसपास का जो आएगा फिगर। यहाँ तक मिनिमम वेव जो 3 है वो चली जाती है। तो अभी जो हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस है यहाँ से वो 217 तक जा सकता है। आज तो ये 20% के अपर सर्किट पर था, तो उम्मीद यही है कि यहाँ से एक तेज़ी से एक बड़ी कैंडल और यहाँ पे बन सकती है, और ये कम से कम ये जो 100% वाला लेवल है यहाँ तक जा सकता है। अब इसको लगाने के लिए हमें मैनुअली कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपका एक टूल है जिसका नाम है फिबोनाची एक्सटेंशन टूल। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो बताता हूँ। सबसे पहला कर्सर तो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, उसमें 3 पॉइंट लगाने का ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 पॉइंट लगाना होगा, 1 पॉइंट यहाँ पे लगाना होगा, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे लगाना होगा। तो वो क्या करता है, पहले 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर कर लेता है, और तीसरे के बाद से उसको यहाँ पे फिट कर देता है। तो उसके हिसाब से ये वाले लेवल्स इसने निकाल दिए। 100% वाला लेवल होता है
यानी कि जितनी वेव 1 की लंबाई होगी उतनी लंबाई आगे बढ़ा के दिखाएगा कि यहाँ तक वेव 3 जा सकती है। और जनरल केसेस में वेव 3 जो होती है वो 161% के लेवल तक चली जाती है। तो यहाँ से हमारे पास दो टारगेट्स हैं, अगर 217 इसके ऊपर भी यदि क्रॉस कर जाता है तो हमें 300 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अब इसमें टाइमिंग की बात करते हैं कि हम टाइमिंग कैसे पता करते हैं कि कितने समय में पहुंचेगा। अब आप ये देख रहे हैं कि ये मंथली टाइम फ्रेम का जो है चार्ट यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है, तो इसमें एक बड़ी कैंडल यहाँ पे हमको बनती हुई दिखाई दी है। तो अब हम देख के ही ऐसा हमें लग रहा है कि दो कैंडल करीब करीब यहाँ पे बन जाएंगी तो ये वाला टारगेट यहाँ पे क्रॉस हो सकता है जिस स्पीड से ये निकल के आया है। तो यानी एक मंथ की एक कैंडल है तो दो कैंडल बनने में 2 मंथ का समय लगेगा। तो हम यहाँ से मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि 2 महीने के करीब का समय लगेगा और ये वाले जो टारगेट्स हैं हमको देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। तो जिसके पास भी है वो अपनी स्टडी के अनुसार इसको अपने पास रख सकते हैं। बाकी आखिरी में एक बार डाउ जोन्स की बात कर लेते हैं कि यूएस की मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो अभी जो लास्ट डिस्कशन हमारा प्रीमियम ग्रुप के अंदर हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डाइवर्जेंस देख रहे थे। छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। इसके अंदर हम यहाँ से देख रहे हैं कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक यहाँ पे डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है पर प्राइस इस जगह से नीचे की तरफ जा रहा है। तो लगभग इस जगह तक जो ये आपका 3000 का लेवल हो सकता है, यहाँ तक हमें एक बाउंस देखने को यहाँ से मिल सकता है। तो ये पहला तो यहाँ पे हमें एक बाउंस देखने को मिला है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन टाइप का सा करके यहाँ पे ऊपर तेज़ी से एक बार आ सकता है। और ये आपको यहाँ से इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जैसा सा यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और फिर यहाँ से हो सकता है कि ये थोड़ा सा और ऊपर हमें जाता हुआ दिख जाए। अब जब ये ऊपर जाएगा तो इससे ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा ग्रीनरी हमको दिखाई देगी, जिस वजह से हो सकता है कि इंडियन मार्केट जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ से 3 का जो 1 बन रहा था वो 3 का 2 और 3 का 3 करके तेज़ी से ऊपर निकाल जाए। अगर ऐसा होता हुआ हमको दिखता है तो हमें फिर धीरे धीरे स्टॉक्स में अकॉर्डिंगली एक्यूमुलेट करते जाना है। तो जिन स्टॉक्स के अंदर हमें एवरेज करना है या और किसी में अपॉर्चुनिटी आ रही है उसका डिस्कशन तो हम अभी वीकेंड पर अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर करेंगे। यदि आप लोगों को भी एक बार देखना है कि किस तरह से हम वहाँ पे एनालिसिस करते हैं तो आप उसका ट्रायल ले सकते हैं। उसकी जानकारी फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल करा दी गई है और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है। उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारा फ़ोन नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप चाहे तो कॉल करके या व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर उस पर मैसेज करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो जो हमारे साथ मेंबर्स कनेक्टेड रहते हैं उनको हम रेगुलरली लाइव मार्केट में जो भी स्टॉक्स हमें समझ में आते हैं कि हाँ इसके अंदर मौका आ रहा है तो हम उनको एनालिसिस प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी उनकी इच्छा रहती है कि वो अपने हिसाब से उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनली लर्निंग प्रोसेस है और लर्निंग में धीरे धीरे चीज़ें सीखने को मिलती हैं और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है तो फिर कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है और इस हिसाब से फिर बाद में पैसे भी बनने लगते हैं। तो अगर आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपके साथ में कोई ऐसे मेंबर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो उनके साथ में ये वाली वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। और यदि आपके कोई सुझाव या फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू।